कुलपति शेखुजामिया वाइस चांसलर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, आपको मेरा प्रणाम। आपके विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और तमाम विद्यार्थी और आपसे जुड़े हुए तमाम आपकी टीम के लोग, अयोध्या में आप बैठे हैं। अयोध्या में यह विश्वविद्यालय है। अयोध्या में आपका विश्वविद्यालय राम मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और अयोध्या इस समय दुनिया में चर्चा का विषय है। इसलिए आपके विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय से सबसे ज्यादा है। हजारों साल की गुलामी के कारण और 70 साल पहले मिली तथाकथित आजादी के बाद जो भी कुछ हमारी 5-7 पीढ़ियों ने पढ़ा है, जो उन्हें बताया गया है, जो उन्हें समझाया गया है, जो नरेटिव, जो नारे, जो स्लोगन हम तमाम सारे लोगों ने पढ़े, हमसे पहले की पीढ़ी ने पढ़े, उन सबको एक एक करके वो क्यों बने, कब बने, किसने बनाए, किस मुखौटों में बनाए, किस आइडियोलॉजी में बनाए, किस विचारधारा में बनाए, किस एजेंडे के तहत बने, इन सबको एक एक करके तर्क की कसौटी पर सबके सामने उजागर करना है। हम ये मानते हैं कि जब तक आप बच्चे के मन से, हजारों साल से उसके मन के अंदर जो एक झूठ बैठाया गया है, तर्कों के साथ बैठाया गया है, बड़ी समझदारी के साथ बैठाया गया है, हम ये समझे कि आज हम यकायक उसके मन मस्तिष्क से वो तमाम सारी चीजों को हटा दें, ये इतना आसान नहीं है प्रोफेसर साहब। आपकी कोशिश और तमाम संगठन जो इस देश में काम कर रहे हैं, सब लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात यह लगती है कि सबसे पहले सनातनियों को, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, अगर इसकी शुरुआत होनी है तो देश में तो कुछ लोगों ने शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपना समय इसमें जाया नहीं किया। हम एक संगठन बनाएंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे, यह संगठन किस विचारधारा का होगा, इसका नाम क्या होगा। मुझे लगता है कि अब भारत इतिहास के उस मोड़ पे खड़ा है कि अगर यह क्षण, यह लम्हा और यह मोमेंट हम तमाम उन राष्ट्रवादियों ने जो भारत की हजारों और लाखों साल पुरानी संस्कृति, परंपराओं, मूल और आदर्शों में विश्वास रखता है, और हम ये मानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए थे, हमने क्या किया था, क्या हमारा योगदान है, हम क्या थे। अगर इस लम्हे भी, इस क्षण भी अगर एक अध्यापक ने अपना दायित्व नहीं निर्वाह किया, एक छात्र ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और गुरु ने सत्ता के लालच में झूठ नहीं बोला, तो मैं ये मानता हूं कि अगर ये लम्हा निकल गया तो हम, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां बाबर को, औरंगजेब को, अकबर को, अब्दाली को, इनको जिम्मेदार नहीं मानेगी। आने वाली पीढ़ियां हमें उसी के समकक्ष खड़ा करेंगी जिनके बारे में हम पिछले कई सौ सालों से सुनते आए हैं। इतिहास ने एक ऐसे मोड़ पे भारत को लाके खड़ा किया है कि जब भारत को अपना इतिहास, अपना साहित्य, अपना गणित,
और अपनी पहचान बनाने से कोई शक्ति नहीं रोक रही है। कोई आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि आप ये कह सकें कि हमें इस बात की आजादी नहीं थी, विदेशी आक्रांता थे, मुगल थे, लोदी थे, गजनी थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे। ये बहाना आने वाली पीढ़ी नहीं सुनेगी। सत्ता में आपको पूरी ताकत के साथ 70 सालों के बाद कई ऐसे संगठन जो 100 साल से हिंदुत्व और राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, जगह जगह कर रहे थे, छोटे छोटे ग्रुप में कर रहे थे, उन तमाम लोगों के वैभव के कारण आज ये सत्ता आपको मिली है। और सत्ता का महत्व मैं सिर्फ इसलिए इतना ही मानता हूं कि अगर आपको परिवर्तन करना है तो एक सामाजिक परिवर्तन होता है, लेकिन संविधान, संसद, कानून, इन सब में परिवर्तन करने के लिए आपको सत्ता तक पहुंचना पड़ता है। लिहाजा एक लंबे समय के बाद यह मानता हूं कि बहुत आइडियल स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता आपको जिन लोगों ने सौंपी है, सत्ता पे जो बैठे हैं, उन्हें एक दिन में 1000 घंटे काम करना है। और ये मान के चलें कि आप 24 घंटे हैं, अभी तो हमारे पास 5 साल हैं, अभी तो हमारे पास बहुत लंबा समय है। इस गफलत में, इस गलतफहमी में आप ना रहे, हम सब ना रहे, ये देश ना रहे, और सत्ता के शीर्ष पे जो लोग बैठे हैं खासतौर से वो ना रहे। इसलिए कि सत्ता आती है, चली जाती है। प्रोफेसर साहब, आप मुझसे उम्र में भी बड़े होंगे, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आपने दुनिया ज्यादा नजदीक से देखी होगी। इस बात को तो आप ये मानते हैं कि इस समय जिन बारीकियों से यह देश गुजर रहा है, यह महज इत्तेफाक नहीं है कि आज भारत की सत्ता पर और विश्व की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार है कि पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है और पूरी दुनिया यह मानती है कि यह वो भारत नहीं है जिसे 1947 से दुनिया जानती है। दुनिया आपके लोहे को, आपके पुरुषार्थ को हजारों साल पुराने संस्कृति और परंपराओं और मूल्यों से जानती है, और आपके पुरुषार्थ को भी जानती है कि आप कौन लोग हैं, आपका पुरुषार्थ क्या है, आपका पेशेंस क्या है, तहम्मुल क्या है, आपकी रूट्स क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आपके सरोकार क्या है, संस्कृति क्या है। इसलिए हम ये कहें कि हमें यह मौका नहीं मिला। आप कुछ चीजों को मैं इसलिए कह करके उस टॉपिक पे आना चाहता हूं जिस तरफ प्रोफेसर साहब ने इशारा किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी या दुनिया का सबसे बड़ा संकट और उसके बाद की स्थिति, मैं उस पर जरूर आऊंगा। लेकिन कुछ बात मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से बना यह विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय में मेरी आपको एक छात्र के नाते आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि देखिए, कुछ किताबें होती हैं जो सरकार जिनको ऑथराइज करती है कि साहब ये सिलेबस है, ये पढ़ाना ही है आपको। अब आप पढ़ाएंगे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम आप नहीं बदल सकते हैं, भले ही आप उनकी विचारधारा से सहमत हो या असहमत हो। लेकिन हम नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्वजों की संतानें हैं, जहां ज्ञान को लेकर के वाद को, विवाद को, किसके फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है, लेकिन जहां शास्त्रार्थ होता था, जहां तर्कों पे रेफरेंस के साथ बात होती थी, और बात किसी की भी सही हो, उसकी जाति क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो कमजोर है, वो गरीब है, वो क्या है, इस पे महत्व नहीं होता था, उसका तर्क कितना महत्वपूर्ण है, ये महत्व होता था। इसलिए राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में हो सकता है कि आप सबके मन में हो या आपको यह पता हो, लेकिन मैं अपनी इस 5 साल की यात्रा में मुझे एक किताब मिली,
और वो किताब मैं चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान का कम से कम हर वो राष्ट्रवादी और हर वो हिंदू ये जो इस कंफ्यूजन में है कि ये आजादी हमको चरखा चलाने से मिल गई थी और उससे काता हुआ सूत बेच करके हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी और अंग्रेजों के सामने हमने नॉन वायलेंस का जो ढोंग किया और अंग्रेज चले गए इससे। ये ठीक है, किताबों में है, अभी ये झूठ चलेगा कई साल तक, क्योंकि ये झूठ की गुट्टी किसी कारण से पिलाई गई है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन अपनी बातों को तथ्यों पे कहकर के मैं बात आगे पढ़ता हूं। लेकिन राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में वो किताब है कि नहीं है? मेरी तमाम उन लोगों से जो मेरी बात सुन रहे हैं, खासतौर से वाइस चांसलर साहब से मैं कहूंगा कि एक किताब है जो राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी थी। ये बड़ी रेयर किताब है, किताब की कीमत भी महंगी रखी गई है, जबकि राम मनोहर लोहिया तो समाजवादी थे, उनकी किताब इतनी महंगी मिलेगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। उस किताब का नाम है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये बी.आर. अंबेडकर ने राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। और इस किताब में लोहिया जी जो समाजवादी थे, जो आरएसएस के नहीं थे, विश्व हिंदू परिषद के नहीं थे, बजरंग दल के नहीं थे, हिंदू जागरण मंच के नहीं थे, राम मनोहर लोहिया ने उस वक्त का सबसे बड़ा पाखंडी, मक्कार, मुनाफिक, जिन्हा से ज्यादा खतरनाक, भारत का पहला तथाकथित जाहिल, बिना किसी स्कूल, बिना किसी कॉलेज में गए हुआ मदरसे का प्रोडक्ट, एक मक्का में पैदा होने वाला आदमी जिसे आप मौलाना अबुल कलाम के नाम से जानते हैं, उस शख्स की धज्जियां उड़ा दी कि यह शख्स कितना बड़ा मक्कार था। इसलिए मैंने कहा कि जब तक हम इस बात का इलाज नहीं ढूंढेंगे कि यह बीमारी हमें हुई क्यों, और उस बीमारी की सिर्फ हम दवा करेंगे और दवा करके हम सिर्फ सत्ता का परिवर्तन कर देंगे, लेकिन अगर समाज को उस बीमारी से मुक्त करना है, वो जो रोग है जो उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो किस रोग से ग्रस्त है, अगर उस रोग से ग्रस्त आपको हटाना है, उससे आजाद करना है, तो ये रोग हुआ क्यों, उनके बारे में बताना और जानना जरूरी है। इसलिए बार बार जब हम कोई बात कहते हैं तो लोग कहते हैं इतिहास में मत जाइए। ये दुनिया की पहली ऐसी सभ्यता है जहां के वासी ये कहते हैं कि इतिहास में मत जाइए। जिनका इतिहास नहीं होता उनका वर्तमान भी ठीक नहीं होता, और जिनका वर्तमान ठीक नहीं होता उनका भविष्य कभी ठीक नहीं हो सकता। लिहाजा हमारी आज जो स्थिति है वो इसीलिए है कि हमने अपने इतिहास को पढ़ा ही नहीं, अपने इतिहास को जाना ही नहीं। कुछ लोगों ने हमको बता दिया, कुछ लोगों ने हमको समझा दिया और हमने उसको अपना इतिहास मान लिया। लिहाजा वो इतिहास पर भविष्य की नींव रखी गई, और आज जो वर्तमान है, जो 1947 में कभी भविष्य हुआ करता था, आज उस वर्तमान में, उस भूतकाल में जो झूठ बोले गए, जो मक्कारी की गई, इसलिए आज समाज मक्कार है, चापलूस है, लालची है, और अपने इतिहास में उन झूठी कथाओं को इसलिए पढ़ना चाहता है, इसलिए उसमें जीना चाहता है कि इसी के कारण उसे आज कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं। किसी का निजी स्वार्थ है, किसी वर्ग का स्वार्थ है, किसी संगठन का स्वार्थ है, इसलिए इस लोग सच नहीं बताना चाहते। लेकिन आज की पीढ़ी के पास वो समस्या नहीं है। प्रोफेसर साहब, जो आपके पास थी, जो मेरे पास थी, हमारा संकट ये था कि हम जो पढ़ना चाहते थे वो हमें पढ़ाया नहीं जाता था, और जो हमें मालूम नहीं था वो हमको जानबूझ के हमें डाला गया, दिन रात बताया गया। लिहाजा अगर हमारे मन में कोई सवाल उठता है, हमारे मन में किसी किस्म की कोई उथल पुथल होती है, उस उथल पुथल को शांत करने के लिए ना शिक्षकों ने, ना अध्यापकों ने हमारी उस जिज्ञासा को पूरा किया, क्योंकि उनके पास भी कोई सोर्स नहीं था। वही लोग किताबें लिख के गए थे, वही लोग किताबों के रेफरेंस देते थे, उन्हीं के लोगों ने किताबें लिखी, उन्हीं के लोगों ने किताबें लिखवाई, और आज हम उन्हें पढ़ कर वहां पहुंच गए, जिसकी वजह से आज स्थिति यह है कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति, दुनिया की पुरानी सबसे मान्यताएं, परंपराएं जो हजारों साल की कसौटी पर कसने के बाद शुद्ध रूप से मानी गई, आज उन्हीं चीजों को चुनौती दी जा रही है। और हमको ये घुट्टी पिलाई गई कि सब धर्म बराबर है। ये गंगा जमुना तहजीब, ये भाईचारा, ये शब्द, इनको जिन लोगों ने सच्चाई बरती, जिन लोगों ने इनके बारे में सच लिखा, माफ कीजिएगा, उनके साथ भी षड्यंत्र हुआ। और ऐसे लोग जो उस वक्त भी सच बोल करके समाज को बताना चाहते थे, उनका न किसी जाति में इंटरेस्ट था,
न किसी पहचान में इंटरेस्ट था, न किसी सत्ता के पद में इंटरेस्ट था। वो ईमानदार थे और आज उनके जाने के बावजूद भी उनकी ईमानदारी को लोग बताना नहीं चाहते। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर अपने विद्यार्थी को उस शिक्षक को जिस शिक्षक ने जो शिक्षा ली है, अगर उसने भी गलत शिक्षा ले ली है तो उसको भी करेक्शन की जरूरत है। मैं मानता हूं कि आज जो स्थिति है उसका कारण समझिए, आज भी हम झूठे नैरेटिव और झूठी बातों को इसलिए बढ़ावा देना चाहते हैं कि हमें समाज में सब लोग अच्छा कहें, पॉलिटिकल करेक्ट कहें साहब देखिए कितने महान आदमी थे, वो तो ये भी करते थे, वो तो ये भी करते थे। अरे कोई एक्शन, कोई बिहेवियर वो समाज को तय नहीं करता है, इतिहास को तय नहीं करता है, संस्कृति को तय नहीं करता है। अगर आप अपने जीने के लिए झूठ बोलें तो समझ में आता है कि आपने अपने जीवन जीने के लिए झूठ बोला था, लेकिन समाज और देश के सामने अगर झूठ बोला तो वो समाज और देश हमेशा गर्त में चला जाता है। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की।